रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इंग्लिश 518 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 है जी, अजार्टमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम की किस तरह हम दर्जाबंदी करते हैं। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे कि आगे जो टॉपिक नंबर 016 है जी, अजार्टमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम की दर्जाबंदी क्या होती है। फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च इज़ द सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि आपको पता है कि जो रिसर्च के अंदर पहला स्टेप जो होता है वो है जी, आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना होता है। अ प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड थ्रू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टुवर्ड्स अ ग्रेट इशू, कि जो प्रॉब्लम है वो आप सिलेक्ट करते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ज़रिए, कि आप एक जो टारगेट इशू है, कोई भी आपका इशू है उस पर आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ज़रिए आप उस प्रॉब्लम को आप टारगेट उस प्रॉब्लम को आप सिलेक्ट करते हैं थ्रू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अ केयरफुल ऑर्डर थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए एक तरतीब के साथ थिंकिंग और केयरफुल तरीके के साथ थिंकिंग ज़रूरी होती है, तभी आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद द कीन अंडरस्टैंडिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को आपने अगर सिलेक्ट कर लिया है तो सिलेक्शन के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझें और उसको एवेल्यूएट कर सकें। जिस जिस मसले पे आपने रिसर्च करनी है, आपको सिलेक्ट करने के बाद ज़रूरी है कि आप उसके बारे में अच्छे तरीके से समझें और उसको एवेल्यूएट कर सकें। आगे जी, रिफ्लेक्टिव एंड साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, इनके बारे में डिफरेंस भी आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड व्हाट इज साइंटिफिक थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है जी अकरेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम की जो अकरेंस होती है उसको हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। डेफिनेशन इसमें आ जाती है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है, इलेबोरेशन, करेक्शन, कंक्लूजन, तो ये सारे चीज़ें आ जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम की अकरेंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के पार्ट्स हैं ये सारे। तो इसके बाद जो है साइंटिफिक थिंकिंग, वो होती है जी इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। साइंटिफिक तरीके में हमेशा रीजनिंग होती है, कि वजह बताई होती है कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, जो रीज़न बिहाइंड होती है वो साइंटिफिक मेथड की खूबसूरती होती है। इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो रीजनिंग होती है वो इसमें होती है साइंटिफिक में। और इसमें काज और इफेक्ट का भी असर होता है, काज और इफेक्ट के बारे में बात की जाती है। और अजम्पशन, हाइपोथेसिस किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव होती है और डेटा ड्रिवन होती है। तो ये आपने देखा कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में जस्ट डेफिनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, एलिब्रेशन, कलेक्शन और कंक्लूजन वगैरह होते हैं। और जो साइंटिफिक मेथड है उसमें रीजनिंग होती है, काज एंड इफेक्ट होता है, अजम्पशन होती है, हाइपोथेसिस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है और डेटा ड्रिवन होता है ये सारा। तो आपने देख लिया कि किस तरह रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग में डिफरेंस है। आगे जी टॉपिक नंबर 017 है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रॉब्लम को। फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये जो रिसर्च है उसका पहला और बहुत ज़्यादा अहम जो और क्रूशियल स्टेप है, जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम ए रिसर्चर नीड टू नो अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। आपने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिसर्चर है उसके अंदर इन बातों का होना ज़रूरी है। एग्जैक्ट नेचर एंड डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की एग्जैक्ट नेचर और डायमेंशन है वो उसको पता होनी चाहिए। और रिसर्च की जो फील्ड है वो पता होनी चाहिए, और उस एरिया में उसने मास्टरी किया, वो जिसका वो प्रॉब्लम है उस एरिया में उस बंदे को मास्टर होना चाहिए। और उसकी जो बेसिस होनी चाहिए वो लिटरेरी जो सर्वे होते हैं उन पे बेस करना चाहिए। और प्रियॉरिटी फील्ड ऑफ स्टडी, और उसको पता होना चाहिए कि किस तरह उसने प्रियॉरिटीज़ देनी है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद डेफिनेशंस और एनालॉजीज वगैरह उसको पता चाहिए। और उसके बाद पिन पॉइंट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो भी उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी शख्स को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्चर के अंदर ये इन चीज़ों को नॉलेज उसके लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। आगे है जी सोर्सेज ऑफ ए प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। अ रिसर्चर कैन फाइंड रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू वेरियस रिसोर्सेज लाइक, कि जो रिसर्चर होता है वो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड कर सकता है इन रिसोर्सेज से। पर्सनल एक्सपीरियंस से कर सकता है, स्टडिंग अवेलेबल जो लिटरेचर अवेलेबल है उसको पढ़ के कर सकता है। उसके बाद इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के जरिए कर सकता है। डिस्कशन इन प्रोफेशनल सर्कल्स, प्रोफेशनल लोगों के साथ डिस्कस करके आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज, पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह को भी पढ़ कर ये वो सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए जो एक रिसर्चर है वो एक रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड कर सकता है। आगे है जी टॉपिक नंबर 018 है जी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, के क्या क्राइटेरिया है प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का क्या क्राइटेरिया है। बिफोर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम इट इज़ क्रूशियल टू फॉलो ए क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है मयार,
कि कोई भी स्पेसिफिक जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप एक मयार रख लें, बल्कि एक कोई मयार इसका नहीं है कि आपने किस तरह रिसर्च प्रॉब्लम को आपने सिलेक्ट करना है, बल्कि जो ये पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपने जहन में रखने हैं किसी भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला जी नोवेल्टी, अननेसेसरी डुप्लीकेशन से आपने अवॉइड करना है। इंपॉर्टेंस फॉर द फील्ड, कि उस प्रॉब्लम की फील्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी जो आपकी है, क्यूरियोसिटी को आपने अपने जहन में रखना है कि आपकी क्या क्यूरियस आप कितना है उस बारे में। उसके बाद ट्रेनिंग एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन को आपने जहन में रखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। उसके बाद स्पेशल इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस, कि क्या वर्किंग कंडीशन सूटेबल हैं, स्पेशल इक्विपमेंट है आपके पास। उसके बाद अप्रोचेबिलिटी ऑफ द सैंपल, सैंपल तक आपकी अप्रोच है कि नहीं है। स्पॉन्सरशिप आपको मिल रही है या एडमिन की कॉर्पोरेशन आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके बाद कॉस्ट कितनी आएगी और टाइम फैक्टर क्या होगा। तो ये वो सारे वो स्टेप्स हैं जो कि आपने अपने जहन में रखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आगे जी डिफाइनिंग ऑफ ए प्रॉब्लम, कि आपने किस तरह प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। रिसर्च टू द कोर ऑफ ए प्रॉब्लम, नीड टू डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम वाइल डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम कीप इन माइंड दैट अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब आप किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपको जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो सेट ऑफ डायरेक्शंस फॉर द रिसर्च, कि आपके जहन में हो कि जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो एक सेट ऑफ डायरेक्शंस होता है किसी भी रिसर्च के लिए, कि उस डायरेक्शन में फिर आपकी रिसर्च निकल जाती है। उसके बाद रिवीज द मैथडोलॉजीज, मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज को उसने रिवील करना होता है और सब्जेक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है उसने। स्पेसिफिक वेरिएबल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ साथ मेक्स रिसर्च मोर प्रैक्टिसेबल, और वो जो है वो रिसर्च को मोस्ट प्रैक्टिसेबल बनाता है। आगे जी प्रिकॉशन टू बी टेकन इन डिफाइनिंग, और ये वो मुख्तलिफ प्रिकॉशन है जो कि आपने जहन में रखनी है डिफाइन करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को, कि वो जो रिसर्च प्रॉब्लम वो स्पेसिफिक वर्ड्स उसमें होने चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए लेकिन कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। अजम्पशन रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, मुख्तलिफ अजम्पशन को वो रिकग्नाइज करना चाहिए। उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और रैशनैलिटी पे बेस होना चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें जो कि आप अपने जहन में रखनी है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। आगे जी स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम, कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। दूसरा जी सेट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो आपने बनाना है। उसके बाद डीलिमिट द एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट्स को डीलिमिट करना है। उसके बाद स्पेसिफाई द एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपने स्पेसिफाई करना है। उसके बाद की पॉइंट्स आपने बनाने हैं। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि आपने रिसर्च मेकिंग प्रोसेस के अंदर अपने जहन में रखने हैं। नेक्स्ट जी टॉपिक नंबर 20, स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम की स्टेटमेंट किस चीज़ को कहते हैं। ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू करंटली एग्जिस्टिंग विच नीड टू बी एड्रेस्ड, कि ऐसा मसला जो कि आपने एड्रेस करना है उसके लिए जो आप डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की स्टेटमेंट कहते हैं। कि जो प्रॉब्लम है उसको जो रिटन फॉर्म में जो उसकी होती है वो उसकी स्टेटमेंट होती है प्रॉब्लम की। It provide the context for the research study and generate the question which the research aim to answer, कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होती है वो एक कंटेक्चुअल बेस होती है और वो क्वेश्चन को जनरेट करती है कि आपने किस मकसद के लिए आपने रिसर्च करनी है या किस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने रिसर्च करवानी है। तो ये होती है 3 क्राइटेरिया फॉर ए गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, की जो एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसकी जो 3 किस्म के क्राइटेरिया होते हैं उसके। पहला जी कंसर्न विद वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके कंसर्निंग होनी चाहिए वो पहले नंबर पे। दूसरे में क्लियर होनी चाहिए और उसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अमेनेबल टू एम्पेरिकल टेस्टिंग, और वो एम्पेरिकल टेस्टिंग के मयार के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये सारे वो 3 क्राइटेरिया हैं जो कि एक अच्छी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह आपके जो लेक्चर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, आपको आंसर किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे लेक्चर नंबर 5 शेयर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।